वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 2 अप्रैल 2022 है। आज की पहली खबर यह है कि जीएसटी का कलेक्शन जो है वो अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। 1.42 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी कलेक्शन हुआ मार्च 2022 में। दिस इज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड और इसके पीछे तीन बड़े रीजंस बताए जाते हैं। नंबर वन ये है कि ओमिक्रॉन की जो वेव है वो जल्दी खत्म हो गई, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पीड अप हुई। नंबर टू इज एंटी इवेजन मेजर्स। जो फेक जीएसटी बिल्स बनाते हैं या फिर जीएसटी को इवेड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको लेकर जो सरकार ने मेजर्स उठाए हैं, तो इसकी वजह से भी कलेक्शन में एक बूस्ट देखने को मिला है। और द थर्ड वन इज रेट रैशनलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ या फिर आइटम्स पर टैक्स ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है और उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो रेट रैशनलाइजेशन की वजह से चीज़ों का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर आइटम पर जो रेट होना चाहिए, लेट्स से कि कम रेट है, तो उस पर ज़्यादा रेट होना चाहिए, तो ये भी रेट रैशनलाइजेशन में आता है। ऐसा नहीं है कि हर बार चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है वो कम किया जाए या फिर उसको लो टैक्स स्लैब में डाला जाए तभी वो रेट रैशनलाइजेशन कहलाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लग्जरियस आइटम या कोई ऐसी सिन गुड है तो जिसके ऊपर आप कम टैक्स लगाते हैं, तो उसको हायर रेट स्लैब में ऐड करना जो है दैट इज ऑल्सो ए रेट रैशनलाइजेशन। आई होप आपको इसका मतलब पता चल गया है। इंडियन रेलवेज के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि अभी तक का इंडियन रेलवेज का जो इतिहास है उसमें मार्च 2022 में सबसे ज़्यादा लोड जो है वो इंडियन रेलवेज ने कैरी किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेट, राइट? तो 139.25 मिलियन टन्स सिर्फ मार्च महीने में। दिस इंडिकेट्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी पिकअप कर रही हैं। अलग अलग जगहों पर चीज़ों की डिमांड जो है, प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स। तो इंडियन रेलवेज का आंकड़ा भी कहता है कि यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। फिर कोर सेक्टर का आंकड़ा हमने कल ही देखा था, राइट? 5.8% इन February। जीएसटी कलेक्शन हैव आल्सो बीन एडेड बाय द स्ट्रॉन्ग सेल्स एक्टिविटी ऑफ कॉरपोरेट्स इन मार्च। क्या होता है कि मार्च जो है ये लास्ट महीना होता है। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ कार। तो अगर आपको कार खरीदनी है तो जो बेस्ट महीना, कुछ महीने ऐसे होते हैं, इसमें से एक बेस्ट महीना जो है वो मार्च भी होता है, क्योंकि पूरे साल के जो आपके टारगेट्स हैं, कंपनीज जो होती हैं वो शोरूम्स को टारगेट्स देती है कि आपको महीने में ये पर्टिकुलर कार जो है इतनी कार्स बेचनी है, ये कार्स इतनी बेचनी है। कई बार क्वार्टरली टारगेट्स भी होते हैं और कई बार आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ऐसी सारी चीज़ें चलती है, राइट? तो मार्च महीने में क्या होता है कि पूरे साल का जो एक आपका सेल्स हैं तो उसके टारगेट को फाइनली, अब लास्ट स्ट्रोक है, इट्स लाइक लास्ट ओवर इन क्रिकेट, कि लास्ट ओवर है, आप जितना हो सके उतना बैटिंग कर लीजिए। तो कई बार आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज़ बाइंग ए कार टुडे, और कुछ दिनों पहले ही हम गए थे शोरूम में, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन किया एंड वी गॉट अ वेरी गुड डील। तो मार्च महीने में ऐसी चीज़ होती हैं। तो जीएसटी कलेक्शन जो है ये कॉरपोरेट एक्टिविटीज़, स्ट्रॉन्ग सेल्स एक्टिविटी ऑफ कॉरपोरेट्स जो हैं, इसकी वजह से भी इंक्रीज़ हुआ है। और मार्च, लास्ट मार्च के कंपैरिजन में, यानी कि मार्च 2020 के साथ कंपेयर करें तो ये 15% हायर है, और मार्च 2020 के साथ कंपेयर करें तो इट इज़ 46। तो मार्च 2021 से 15% एंड 2020 से 46% हायर कलेक्शन है। देखिए, दिस इज़ द मार्च कलेक्शन। यहाँ पर ये जो आंकड़ा है ये इकोनॉमिक टाइम्स का ग्राफिक है, राइट? वैसे ईटी के ग्राफिक जो होते हैं, ईटी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों एक ही कंपनी है, राइट? मीन्स एक ही ग्रुप के प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके ग्राफिक काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे पर्सनली पसंद है। बाय द वे, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट। ये कोई स्पॉन्सर्ड ईटी या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड लेक्चर या फिर टॉपिक नहीं है। I'm just saying, मैंने इनका इस्तेमाल किया है तो आई नो। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद उनसे लिखने में गलती हुई है, क्योंकि उनका जो आर्टिकल था उनके आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि हाईएस्ट कलेक्शन जो है वो जनवरी में हुआ था इससे पहले। बट अप्रैल का आंकड़ा अगर हम देखें
तो अप्रैल का आंकड़ा जो है वो 1,41,384 करोड़ है। और यहाँ पर क्लियरली मार्च का आंकड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा है 1,42,095। तो अभी तक का जो हाईएस्ट है दैट इज़ मार्च 2022। लेकिन एज पर दिस इन्फोग्राफिक ये नंबर 2 पर आएगा और ये नंबर 3 पर आएगा। बट रिटर्न में उन्होंने जो लिखा है वो लिखा ये है कि दिस इज़ हाईएस्ट, बट दिस सेज ये यहाँ पर क्लियरली हमें आंकड़ा नज़र आता है। तो या तो ये गलत है या वो गलत है। बट यस, हमारा मीन्स आपको ऐसा प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा कौन सा महीना, उसके बाद कौन सा महीना, ऐसा आपको अरेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर इन केस अगर आप वो आर्टिकल रीड करें तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाईएस्ट इज सो फार हाईएस्ट इज मार्च 2022। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, देखिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। तो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जो घर खरीदने वाला व्यक्ति है, जस्ट इमेजिन के वो एक तरफ रेंट पे कर रहा है, दूसरी तरफ लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है, और अब उसको टाइम पर घर ना मिले तो इसका तो नुकसान ही हो जाएगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे परिवार जो हैं उनको बचाने के लिए कई बार गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है, और government is planning to work out a strategy to provide resolution to many stalled housing projects that were launched before the enactment of the Real Estate, that is Regulation and Development Act 2016 RERA। भारत सरकार जो है वो अब एक स्ट्रेटजी पर वर्कआउट कर रही है कि जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको फिर से कैसे रीस्टार्ट किया जा सकता है। इसी चीज़ को लेकर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स को एक रिकमेंडेशन दिया है, एक सलाह दी है कि आप एक कमेटी की स्थापना कीजिए। इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये जो कमेटी है वो सोचेगी कि कैसे हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और CSC जो है इसने कहा कि ये जो रेरा के साथ जुड़े हुए कुछ जो ऐसे प्रोविजंस हैं तो कई बार स्टेट्स ने उनको डाइल्यूट किया है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। तो 12 अप्रैल को ये मीटिंग जो है ये होने वाली है। द कमिटी में कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOHUA, एक्सपर्ट्स हु आर डीलिंग विद स्टॉल प्रोजेक्ट्स एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो ये जो कमेटी होगी उसके अध्यक्ष के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOHUA और ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट्स और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की एक्सपर्टीज है, तो ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और फिर ये जो कमेटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर अपना जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगी। 2019 में सरकार ने 25,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो इंजेक्ट किए थे, और इसकी वजह से ऐसे जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो रीस्टार्ट इनफैक्ट हो गए थे। और 14 फरवरी को सरकार ने 23,778 करोड़ रुपीस जो हैं वो अप्रूव किए हैं 249 डील्स के लिए। तो इसकी वजह से 66,163 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे, रीस्टार्ट हो जाएंगे, और 1,50,000 से भी ज़्यादा ट्रबल्ड होम मेकर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, ऐसे होम मेकर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। रिचार्ज साइकिल्स की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटर यानी कि ट्राई ने क्लैरिटी दे दी है। इससे पहले क्या था, ट्राई ने कहा था कि जो भी आपका रिचार्ज वाउचर है, मंथली रिचार्ज वाउचर, तो जिस डेट पर आपने रिचार्ज करवाया है तो नेक्स्ट जो रिचार्ज है वो आपको उसी डेट पर करवाना है नेक्स्ट मंथ की। क्या है कंफ्यूजन, I'll टेल यू इन अ मिनट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पर टेलीकॉम रेगुलेटर ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ट्राई ने ये कहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एटलीस्ट एक वन प्लान वाउचर या फिर एक स्पेशल टैरिफ वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर जो है ये इश्यू करना पड़ेगा, और सेम डेट ऑफ एवरी मंथ जो है वो रिन्यूएबल होगा। और अगर सेम डेट नहीं है तो फिर जो भी उस महीने की लास्ट डेट है उस लास्ट डेट पर आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए
कि आपने 30th मार्च को अपना रिचार्ज करवाया, तो नेक्स्ट रिचार्ज जो है वो आपको, अगर आपने मंथली रिचार्ज करवाया है तो नेक्स्ट रिचार्ज जो है वो आपको 30th अप्रैल को करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 31 जनवरी को रिचार्ज करवाया है तो फरवरी में क्या होगा? देखिए, फरवरी अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी को, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 फरवरी को। तो इतना सिंपल बना दिया है, वरना फिर लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट को सेकंड को, तो इसको लेकर कंफ्यूजन थी। लेकिन अब ट्राई ने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि आप जिस डेट पर 15 मार्च को रिचार्ज करवाएंगे तो 15 अप्रैल को आपको नेक्स्ट मंथली रिचार्ज करवाना है। खास करके एंड डेट की जो कंफ्यूजन थी, तो ये कंफ्यूजन को हटा दिया है और 60 डेज दिया है। 60 डेज के अंदर ये सारी कंपनीज जो है उनको ये नया वाउचर या नई वैलिडिटी लेकर आना होगा। इंपोर्ट कर्ब्स की बात करें तो WHO में बहुत सारे देश जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। खास करके जो टायर्स बनाने वाले देश हैं और एयर कंडीशनर्स विथ रेफ्रिजरेंट्स बेचने वाले जो देश हैं, तो उनका कहना यह है कि भारत जो है वो कुछ प्रकार के टायर्स और इस प्रकार के एयर कंडीशनर्स को इंपोर्ट करने से मना करता है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। और ये बातचीत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हो रही थी और कुछ देशों ने कहा कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मेजर हैं, कुछ ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी मेजर हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हमारी बहुत कम टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भारत जो है वो लाइसेंस देता है, और ताइवान ने कहा कि ये जो मेजर्स भारत उठाता है, कुछ टायर्स को ये अलाउड करता है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी है। रही बात एसीज विथ रेफ्रिजरेंट्स की, तो जापान हमसे नाराज़ है। जापान ने कहा कि भारत इस प्रकार के डिसीजंस जो लेता है ये अच्छे डिसीजंस नहीं हैं, सुपरफ्लूअस डिसीजन है। भारत ने कहा कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के एसीज का इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। और जापान का कहना यह है कि ना तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ना तो आपके डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऐसी कोई बात है, तो फिर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम लेकर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्रिएट ना करें। पेट्रोल सेल्स सर्ज, पेट्रोल और डीजल जो है इनका सेल्स 9% और 10% रिस्पेक्टिवली, यानी कि पेट्रोल का 9% और डीजल का 10% रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हुआ है मार्च महीने में। और द मेन रीज़न जो है वो ये है कि प्राइस जो है वो काफ़ी इंक्रीज होने वाली हैं और होती जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल्स इंक्रीज हुआ है, ये जो 2019 में था उससे 14% ज़्यादा, और डीजल जो है इट्स लाइक 5% ज़्यादा। तो इट्स नॉट रिटेल परचेज, राइट? रिटेल परचेज नहीं है। जो कंपनीज है, कंपनीज में से जो डेपो में ये ऑयल जाता है, डेपो यानी कि पेट्रोल स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स, तो पेट्रोल पंप वालों ने क्या किया है पता है? दे आर स्टोरिंग मोर फ्यूल। उनके पास जो भी टैंक्स अवेलेबल होती है अंडरग्राउंड, तो जितनी कैपेसिटी है वो फुल कर रहे हैं। उनको पता है कि आज अगर लेट्स से कि पूरा एक ट्रक जो है, लेट्स से कि 5 लाख रुपए में उनको मिल रहा है, पूरा ट्रक फिल्ड अप विद पेट्रोल, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो उन्होंने ये 5 लाख में लिया है और पूरा ये स्टोर करके रख दिया। अब 1-2 दिन के बाद जब प्राइस राइज होगी, तो ये 5 लाख के उनको इजीली 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपए का प्रॉफिट होगा। जो भी प्राइस इंक्रीज होगी तो उस प्रकार से उनको प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने पुराने रेट से पेट्रोल को खरीद लिया है। एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ वर्ड विथ वन ऑफ माय फ्रेंड, उनका पेट्रोल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है। तो लास्ट संडे वी वर टॉकिंग अबाउट, तो ही कॉल्ड हिज ब्रदर, और उनको जो उनके भैया है वो संभालते हैं, छोटे भैया। तो ही कॉल्ड हिज ब्रदर एंड टोल्ड हिम के जितना स्टोर कर सको उतना कर लो, आने वाले कुछ दिनों तक पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है। एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, राइट? थोड़ी पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन यस आई वुड लाइक टू एड इट हियर कि कंपनीज जो हैं वो लॉस में काम कर रही थी, ये हम सबको पता था। या फिर जो पेट्रोल पंप की लाइन है, तो उनको पता रहता है कि ये कंपनी जो है वो नुकसान करके ये कर रही है, और हमने भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन इलेक्शंस की वजह से पिछले 4.5 महीने से पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं की गई थी। तो ये एक प्रकार का टूल है, राइट, जो सरकार यूज़ करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो भी सरकार पावर में होती है, जिसकी भी सरकार, अभी मोदी सरकार है, पहले यूपीए की सरकार थी, तो अनफॉर्चुनेटली जो भी सरकार पावर में होती है वो ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करती है। स्टेटमेंट ऑफिशियल ये दिए जाते हैं कि हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, लेकिन वी नो इट वेरी वेल कि 4.5
महीनों से पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई थी, अब धीरे धीरे करके प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट, मीन्स ऐसा ना हो मीन्स इट शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट देखिए इतना तो चलता ही है और खुलेआम चलता है और इस चीज़ का कोई विरोध भी नहीं करता है। एनीवे, आई एम जस्ट highlighting one thing to you. Okay, who is the chief executive officer of the National Health Authority? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अभी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस किए गए हैं इसके आईटी प्लेटफॉर्म में, और अब से ये होगा कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें और ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों को इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस की आवश्यकता है, तो और ज़्यादा लोगों को ऐड किया जाएगा। मैक्सिमम कवरेज जो है वो PMJAY का मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, राइट। PMJAY इनफैक्ट जिन लोग मीन्स लोगों को इससे राहत तो मिलती है, लेकिन जो लोग बीमार नहीं हैं, लाइक सीनियर सिटीजन्स, राइट, तो उनके पास ये कार्ड जब होता है तो दे फील सो गुड अबाउट इट। एंड ट्रस्ट मी, आई नो, मुझे पता है कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स के साथ जब मुलाकात होती है तो जब भी बातचीत होती है, व्हेन दे बहुत ही मीन्स दे फील सो कंफर्टेबल विद इट कि हमारे पास अब इंश्योरेंस आ गया, ये है तो काफ़ी अच्छा है, किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम। ओके, इसके CEO हैं RS शर्मा साहब, और RS शर्मा साहब ने ही हाल ही में ये बताया कि IT प्लेटफॉर्म जो है इसको अपग्रेड किया गया है। किरण मजुमदार उन्होंने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को कहा है कि ये जो रिलीजियस डिवाइड राज्य में देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है इस राज्य के लिए। तो ये जो किरण मजुमदार जो हैं, ये किस पर्टिकुलर कंपनी के चेयरपर्सन है? 4 कंपनीज के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं और द राइट आंसर इज बायोकॉन। उन्होंने ये भी कहा कि कम्युनल एक्सक्लूजन की वजह से जो ये कर्नाटका है, जो जनरली बेंगलुरु एज वी नो कि टेक्नोलॉजी में और बायोटेक सेक्टर में काफ़ी अच्छी पोजीशन है दुनिया भर में, ग्लोबल लीडरशिप के बारे में जब भी बात होती है तो इस राज्य का नाम लिया जाता है, और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इस राज्य के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। और इस विषय को हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में, आपको याद होगा। मूविंग ऑन, द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, BIPA is an agreement signed between which 2 countries? किन 2 देशों के बीच में BIPA एग्रीमेंट साइन हुआ है? द आंसर इज इंडिया एंड नेपाल। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि 1 अप्रैल से जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर हैं। 4 दिनों की आई थिंक 4 दिनों की यात्रा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेज। एनीवे, फॉरगेट अबाउट द डेज, बट दिस इज फॉर श्योर कि 4 सालों के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इट्स ए बिग थिंग फॉर बोथ नेबर नेशंस। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल आपको रिवीजन लेक्चर मिलेगा। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।